भारतीय नौसेना के बेड़े को मिली त्रिदेव की ताकत। प्रधानमंत्री ने 3 अग्रणी नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को किया समर्पित। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। जनजातीय समाज के उत्थान और विकास पर विमर्श, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल। पलामू के चेतमा में सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री और सांसद। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। पीएम जनमन योजना से हो रहा कायाकल्प। और महिला हॉकी लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब की भिड़ंत। राष्ट्रीय स्कूली खेल के अंडर 14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में 3 अग्रणी नौसैनिक युद्धपोत आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि इन युद्धपोतों के शामिल होने से भारतीय नौसेना का सामर्थ्य काफी बढ़ गया है। श्री मोदी ने कहा कि रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत विस्तारवाद नहीं बल्कि विकासवाद पर विश्वास करता है। Ladies and gentlemen, we proudly present to you Indian Naval Ship Surat, Indian Naval Ship Nilgiri and Indian Naval Submarine Vagashir. देवियों और सज्जनों, हम गर्व से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वागशीर। आज का भारत दुनिया की एक मेजर मैरीटाइम पावर बन रहा है। आज जो प्लेटफॉर्म लॉन्च हुए हैं उनमें भी इसकी झलक है। अब जैसे हमारा नीलगिरी चौल वंश के समुद्री सामर्थ्य के प्रति समर्पित है। सूरत वॉरशिप उस कालखंड की याद दिलाता है जब गुजरात के पोर्ट्स के जरिए भारत वेस्ट एशिया से जुड़ा था। इन दिनों ये दोनों शिप्स, इसके साथ आज वागशीर सबमरीन की कमीशनिंग भी हो रही है। कुछ वर्ष पूर्व मुझे P-75 क्लास की पहली सबमरीन कलवरी की कमीशनिंग में शामिल होने का अवसर मिला था। आज मुझे इस क्लास की 6वीं सबमरीन वागशीर को कमीशन करने का सौभाग्य मिला है। ये नए फ्रंटियर प्लेटफॉर्म भारत की सुरक्षा और प्रगति दोनों को नया सामर्थ्य देंगे। साथियों, आज भारत पूरे विश्व और खासकर ग्लोबल साउथ में एक भरोसेमंद और जिम्मेदार साथी के रूप में पहचाना जा रहा है। भारत विस्तारवाद नहीं, भारत विकासवाद की भावना से काम करता है। भारतीय सेना दिवस पर आज कृतज्ञ राष्ट्र सेना के वीर जवानों और पूर्व सैनिकों की वीरता और निस्वार्थ बलिदानों को सलाम कर रहा है, जिन्होंने देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए हमेशा समर्पण का परिचय दिया है। सेना दिवस उन वीर जवानों के बलिदान को याद करने का दिन है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। ये दिन सेना के साहस और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है।
ये उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है जो वो देश की सुरक्षा के लिए दिखाते हैं। सेना दिवस पर दिल्ली में एक भव्य परेड का आयोजन किया जाएगा जिसमें सेना अपने आधुनिक हथियार और उपकरण का प्रदर्शन करेगी। साथ ही साथ इस दौरान सैन्य अभ्यास, सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ वीरता पुरस्कार भी दिए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेना दिवस पर वीर सैनिकों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारतीय सेना की अहम भूमिका है। देश की प्रगति और समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण वातावरण बनाने में सैनिकों का योगदान महत्वपूर्ण है। इस मौके पर देश उन सभी वीर सैनिकों को नमन करता है जिन्होंने देश की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। साथ ही साथ राष्ट्रपति ने भारतीय सेना को भविष्य में सभी प्रयासों में सफलता हासिल करने के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने भारतीय सेना दिवस के अवसर पर देश के वीर सैनिकों, उनके परिवारजनों एवं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा करते हुए कहा कि भारतीय सेना का अदम्य साहस और बलिदान सदा हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र दौरे के क्रम में नवी मुंबई के खारघर में इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 9 एकड़ में विस्तारित इस परियोजना में एक मंदिर, एक वैदिक शिक्षा केंद्र, सभागार तथा उपचार केंद्र शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार 15 जनवरी को नवी मुंबई के खारघर स्थित भव्य इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। 12 सालों के निर्माण के बाद तैयार हुआ ये मंदिर 170 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसे एशिया का दूसरा सबसे बड़ा इस्कॉन मंदिर माना जा रहा है। ये मंदिर 9 एकड़ में फैला हुआ है और पूरी तरह सफेद संगमरमर से तैयार किया गया है। इस मंदिर का निर्माण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन ने किया है। इस मंदिर में कई देवताओं के विग्रह के साथ एक वैदिक शिक्षा केंद्र, प्रस्तावित संग्रहालय और सभागार और उपचार केंद्र आदि शामिल है। इसका उद्देश्य वैदिक शिक्षाओं के माध्यम से सार्वभौमिक बंधुत्व, शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना है। ये मंदिर नवी मुंबई के खारघर सेक्टर 23 में बनाया गया है। मंदिर के उद्घाटन समारोह में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी उपस्थित रहेंगे। Within this premise, we have one center that consists of, the big temple over here of Radha Shri Radha Madan Mohan Ji, Darbar of Shri Sitaram Lakshman Hanuman, Shri Gaur Nitai, and then we have the Dasavatar temple. And apart from that, we have a building where we have a Vedic college, the free of cost education we are providing, and then we are providing a Brahmachari ashram, then Brahmacharini ashram, then we have a Sannyas ashram, and the wonderful Srila Prabhupada the founder Acharya's memorial over here. भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को 3D तस्वीरों में संगमरमर के कैनवास पर उकेरा गया है। मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय गेस्ट हाउस, सुंदर बगीचा और फव्वारे बनाए गए हैं। नौका उत्सव के लिए विशाल तालाब, वैदिक शिक्षा कॉलेज और लाइब्रेरी, विशाल प्रसादम हॉल, आयुर्वेदिक हीलिंग सेंटर, शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां भी बनाए गए हैं। मंदिर परिसर में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को कलात्मक रूप में दर्शाया गया है। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर हुए हमले के बारे में बात करते हुए खारघर इस्कॉन मंदिर के ट्रस्टी और अध्यक्ष डॉक्टर सूरदास प्रभु ने कहा कि वो इस कायरतापूर्ण हमले की निंदा करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के संबंध में भारत सरकार की नीतियों का भी समर्थन किया। The purpose of this center is also to make people happy by giving them the diversified Vedic culture like Bhagavad Gita, Bhagavatam, and other scriptures like Upanishad, Chaitanya Charitamrita, and other things are also taught. We like to pray to the Supreme Lord, let the Bangladeshis become, wonderful devotees. In fact, I just want to tell you very clearly, Bangladesh recently was on the top, export-oriented country, but now everything has declined. Why it is declining? Because they have not understood the mercy of brotherhood. ये मंदिर आध्यात्म का नया केंद्र बनेगा। यहाँ भक्त न केवल भगवान श्री कृष्ण की आराधना करेंगे, बल्कि अपने मन को शांति और स्थिरता प्रदान करने के लिए भी इस स्थान का सहारा लेंगे। शिशिर शेल्लार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, नवी मुंबई।
जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने राजभवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने राज्यपाल को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। राज्यपाल ने भी उन्हें नूतन वर्ष और मकर संक्रांति की शुभकामनाएं दी। मौके पर दोनों के बीच जनजातीय समाज के उत्थान और विकास पर चर्चा हुई। राज्य में केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर भी विमर्श हुआ। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों की सचिव निधि खरे को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कार्मिक प्रशासनिक विभाग ने इससे संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। श्रीमती खरे ने नए विभाग का पदभार भी ग्रहण कर लिया है। निधि खरे 1992 बैच की झारखंड कैडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी हैं। झारखंड में वह स्वास्थ्य, कार्मिक, वाणिज्य कर विभाग में प्रधान सचिव के रूप में कार्य कर चुकी हैं। पलामू जिले के पाटन प्रखंड के चेतमा में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित संवाद कार्यक्रम में राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्थानीय सांसद विष्णुदयाल राम शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया। सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और स्थानीय सांसद विष्णुदयाल राम शामिल हुए। इस दौरान लोगों की समस्याओं को सुना गया, साथ ही परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। ये सब टोपी बा, हाँ ये बा मच्छरदानी, कोई तो लगा दे, मच्छर नहीं खाती। इस मौके पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर सरकार विशेष जोर दे रही है। सबसे संवेदनशीलता राज्य के मुख्यमंत्री जी का देखिए, जो अब तक आजादी के 70-72 वर्षों के बाद भी सिस्टम वहां तक नहीं पहुंच पाता। उनका प्रयास है कि सिस्टम वहां पहुंचे। जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था वहां नहीं पहुंचेगी, लोग उग्रवाद से हटके लोकतंत्र की ओर नहीं आ सकेंगे। उन्होंने संवाद कार्यक्रम की पहल के लिए पलामू जिला प्रशासन की सराहना भी की, जिससे तंत्र की पहुंच सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक हो पा रही है। प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो जिला स्तर के हों या पुलिस महकमे के हों या फिर प्रखंड इकाई के जो हमारे पदाधिकारी हैं, सब लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी का स्पष्ट निर्देश भी प्राप्त है। वहीं स्थानीय सांसद विष्णुदयाल राम ने कहा कि कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र रहे पाटन जैसे इलाकों में अब हालात बदलते दिख रहे हैं, जो सुखद संकेत है। आज सड़क स्वीकृत हो चुकी है, कम से कम आने जाने की लायक सड़क बन चुकी है। और आज आप लोगों ने सुना कि जिन जिन सड़कों के निर्माण की मांग रखी गई, वो सड़कें स्वीकृत हो चुकी है और उस पर निर्माण कार्य शीघ्र पूरा होने वाला है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर पीएम जनमन योजना से जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र में विकास और जन कल्याण के कामों को नया आयाम मिल रहा है। आज के दिन में इस योजना के माध्यम से इन क्षेत्रों में इन लोगों के लिए जो बुनियादी सुविधाएं कम से कम हो सकती हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पोषण इत्यादि की सुविधाएं इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। संवाद कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक रिश्मा रमेशन समेत कई गणमान्य तथा बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। पलामू से जसप्रीत सिंह की रिपोर्ट। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी कल कोडरमा के झुमरी तिलैया स्थित शिव वाटिका में एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शामिल हुई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सक्रिय राजनीति में वापसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि उनके अनुभवों से भाजपा को मजबूती मिलेगी। ये विमोचन होता हुआ अब ये बाजार में का बैटिंग मुझको बहुत पसंद था। इसकी रचना की है ताकि झारखंड के लिए हमें लगता है कि बहुत ही अच्छी बात है और निश्चित रूप से लगातार झारखंड के लोगों ने काम किया। एक छोटे से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता के रूप में रहकर कार्यकर्ता से लेकर मुख्यमंत्री तक और फिर गवर्नर तक भी उन्होंने किया है और आने वाले समय में भी झारखंड में संगठन को मजबूती मिलेगी।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में संगम तट पर आयोजित महाकुंभ का आज तीसरा दिन है, जहां हर रोज करोड़ों श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ में आज गृहस्थ स्नान का दिन है। मकर संक्रांति के अवसर पर कल 3.5 करोड़ से अधिक साधु संतों और श्रद्धालुओं ने संगम में प्रथम अमृत स्नान किया। अब तक 5 करोड़ से अधिक तीर्थयात्री महाकुंभ में पवित्र स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ क्षेत्र का संपूर्ण वातावरण दिव्य और अलौकिक नजर आ रहा है। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ को लेकर रांची रेल मंडल से 10 कुंभ मेला स्पेशल ट्रेनों का परिचालन होगा। विभिन्न क्षेत्रों से चलने वाली ये ट्रेनें रांची रेलवे स्टेशन से गुजरेंगी, जिससे लोग प्रयागराज कुंभ की यात्रा कर सकेंगे। रांची से कुंभ के लिए 19 जनवरी को स्पेशल ट्रेन खुलेगी। प्रयागराज महाकुंभ के लिए रांची से या रांची होकर अधिक से अधिक ट्रेनों का परिचालन हो, इसको लेकर रक्षा राज्य मंत्री सह रांची सांसद संजय सेठ ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर उनसे चर्चा की थी। विभिन्न तिथियों को कुंभ के लिए चलने वाली इन विशेष रेलगाड़ियों से यात्रियों की यात्रा सुगम होगी। श्री सेठ ने ट्रेनों के परिचालन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री के प्रति आभार जताया है। राज्य के परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ कल पश्चिमी सिंहभूम स्थित वैतरणी नदी के तट पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने पवित्र रामतीर्थ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प जताया। मकर संक्रांति के अवसर पर कल देर शाम पश्चिमी सिंहभूम स्थित झारखंड ओडिशा सीमा पर पवित्र वैतरणी नदी तट पर गंगा आरती का आयोजन हुआ, जिसे देखने के लिए झारखंड के अलावा पड़ोसी राज्य ओडिशा के श्रद्धालु भी पहुंचे थे। यहां बनारस से आए हुए पंडितों ने गंगा आरती कराई। इससे पहले सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री दीपक बिरुआ शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने पश्चिमी सिंहभूम के पवित्र रामतीर्थ धाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का संकल्प जताया। श्री बिरुआ ने कहा कि आम लोगों से राय लेकर 1 वर्ष के भीतर इसे विकसित करते हुए राष्ट्रीय मानचित्र पर लाया जाएगा। आने वाले 1 साल के अंदर जो भी यहाँ की असुविधाएं हैं, उन असुविधाओं को हम लोग दूर करेंगे। इसको राष्ट्रीय स्तर के पर्यटन स्थल के रूप में हम लोग विकसित करने का सरकार संकल्पित है और बहुत जल्द इस पर हम लोग कदम उठाएंगे यहाँ के लोगों से राय लेने के बाद। गंगा आरती और सांस्कृतिक संध्या में लोगों की भारी भागीदारी दिखी। चाईबासा से दिलीप बैनर्जी की रिपोर्ट। गिरिडीह जिले के बिरनी थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक लूटकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि इन अपराधियों ने 2 जनवरी को हथियार के बल पर एक व्यवसायी के घर में लूटपाट की थी। उन्होंने बताया कि एसआईटी का गठन कर इन्हें धर दबोचा गया है। इन अपराधियों के पास से 55,000 रुपए नगद, 2 मोटरसाइकिल और 5 मोबाइल फोन समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। में कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें कि मोहम्मद मोहतमीम, करण दास उर्फ दास बाबू, एक गुलजार अंसारी और मोहम्मद हाती, इन 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इनके पास से जो घटना में प्रयुक्त अपाची मोटरसाइकिल, एक टीवीएस लूटा गया 55,000 और इनके पास से मोबाइल फोन्स और जो घटना में प्रयुक्त चाकू, ये अभी बरामद की गई है। खूंटी में पुलिस प्रशासन द्वारा अफीम की खेती के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी अमन कुमार के निर्देश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों के सुदूरवर्ती इलाकों में सघन अभियान चलाया गया। इस दौरान अफीम की खेती में संलिप्त 7 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। रिम्स में एनुअल फेस्ट पलाश का आयोजन किया गया। 2 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का उद्घाटन कल राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने किया। कार्निवल और थिएट्रिकल्स थीम पर आयोजित पलाश फेस्ट में कई इवेंट
आयोजित किए गए। गिटार और ड्रम पर एक से बढ़कर एक गीत की पेशकश की गई। कार्यक्रम को लेकर रिम्स के विद्यार्थियों में काफी उत्साह देखा गया। मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने भरोसा दिलाया कि वे रिम्स के डॉक्टर और यहां की पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ हैं। टॉप कीजिए। और एक बात, वैसे बच्चे जो हमारे पढ़ने में काफ़ी तेज हैं, कहीं लगता है कि नहीं आपकी कहीं गाड़ी फंस रही है, फाइनेंशियली अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है आपको, तो डायरेक्ट हमसे बोलिए, आई विल डू। रांची में खेले जा रहे महिला हॉकी इंडिया लीग में रांची राढ़ बंगाल टाइगर्स ने कल शाम एक रोमांचक मुकाबले में दिल्ली एसजी पाइपर्स को 0 के मुकाबले 1 गोल से पराजित कर दिया। बंगाल टाइगर्स के लिए मैच के 23वें मिनट में कैथरीन मुलान ने गोल किया। जीत के बाद बंगाल की कप्तान उदिता दुहान ने कहा कि उनकी टीम विपक्षी टीम पर दबाव बनाने में कामयाब रही। महिला हॉकी लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब के बीच मुकाबला होगा। 68वीं राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता के अंडर 14 बालक बालिका वर्ग के एथलेटिक्स प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। 64 अंकों के साथ तमिलनाडु की टीम ओवरऑल चैंपियन बनी। प्रतियोगिता के अंतिम दिन झारखंड के एथलीटों ने 3 पदक जीते। बालक वर्ग के लॉन्ग जंप में झारखंड के संतोष मुर्मू ने कांस्य, जबकि बालिका वर्ग में सोनी कुमारी ने भी कांस्य पदक जीता। साथ ही 400 मीटर रिले दौड़ में भी झारखंड की टीम को कांस्य पदक मिला। खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत और आयरलैंड की महिला क्रिकेट टीम के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मैच आज राजकोट में खेला जाएगा। भारत के जसप्रीत बुमराह को आईसीसी ने दिसंबर 2024 के लिए पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। भारतीय महिला टीम ने खो खो विश्व कप में जीत के साथ शुरुआत की। भारतीय टीम ने दक्षिण कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए 175-18 के विशाल अंतर से जीत हासिल की। खो खो विश्व कप में भारतीय पुरुष टीम ने अपने दूसरे मैच में ब्राजील को 64-34 से मात दी। आज भारत का सामना पेरू से होगा। इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सिंधु ने चीनी ताइपे की सुन शुओ युन को 21-14, 22-20 के अंतर से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष युगल वर्ग में सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी ने मलेशिया के मैन वे चोंग टी काई वुन के खिलाफ राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में 23-21, 19-21, 21-16 से जीत हासिल करके प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। साहिबगंज के तालझारी प्रखंड स्थित मोती झरना नववर्ष पर पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए ये खास रिपोर्ट। प्रकृति ने झारखंड को बड़ी खूबसूरती से सजाया है। साहिबगंज जिले का तालझारी प्रखंड स्थित मोती झरना भी प्राकृतिक सुंदरता का बेहतरीन उदाहरण है। पहाड़ों के 3 भागों से विभाजित होकर 50 से 60 फीट की ऊंचाई से इस झरना में मोती के समान गिरने वाले पानी की बूंदें यहां आने वाले सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र होती हैं। अच्छा लगा यहाँ पे आने के लिए, बहुत बढ़िया लगता है कि झारखंड में है और भी आने के लिए इच्छुक जो बाहर से आता है टूरिस्ट लोग, उसके लिए बहुत बढ़िया जगह है। जाता है शिमला मनाली, उससे बहुत बढ़िया हम लोग का झारखंड का है। झारखंड का लोग जाता है टूरिस्ट के लिए, हिमाचल कहीं भी जाता है, उससे बढ़िया यहाँ इन्वेस्ट करें। यहाँ जो भी खर्चा हुआ, 2 बंदा गरीब लेकर ठेला लगा के बचता है, उसके लिए इनकम होना चाहिए। हम लोग भी आते हैं और भी लोग आए, बहुत बढ़िया लगता है। पहली बार आई थी लेकिन एक अच्छा अनुभव, सुकून सा लगा। नव वर्ष पर मोती झरना की खूबसूरती का दीदार करने झारखंड के अलावे पश्चिम बंगाल और बिहार सहित देश भर के विभिन्न स्थानों से सैलानी यहां आजकल बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बहुत श्रद्धालुओं बंगाल से, बिहार से शिवरात्रि के समय में, सावन के समय में, नया साल के समय में इतने श्रद्धालु आते हैं कि दृश्य देखने में बहुत खूबसूरत हो जाते हैं। महाराजपुर रेलवे स्टेशन से महज 5 किलोमीटर दूरी की यात्रा पर आध्यात्म के साथ प्रकृति की गोद में यहां आकर सैलानी नव वर्ष पर सपरिवार वन भोज का आनंद ले रहे हैं।
तो यहाँ पर्यटन को बहुत मनमोहक करने वाली जगह है और निश्चित रूप से अगर यदि इसके विकास जो और सब धर्म स्थानों का और सब पर्यटन स्थानों का किया जाता है, अगर यहाँ कर दिया जाए, निश्चित रूप से झारखंड सरकार का बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा और आने वाले समय में मोती झरना जो है अपने चरम प्रभाव के साथ पर्यटन को लुभाने में सक्षम होगा। बच्चों के मनोरंजन के लिए बने पार्क, झूले और छोटे छोटे वन्य जीव इसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। अच्छा लगा, मंदिर है, झूला है, बहुत कुछ अच्छा लगा। मोती झरना सबको आना चाहिए, बहुत अच्छा लगा। पर्यटन विभाग के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पहाड़ों की तलहटी से झरने तक के क्षेत्र का खूबसूरत सौंदर्यीकरण किया गया है। लोगों के बैठने, घूमने फिरने तथा सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर यहाँ व्यापक इंतजामात किए गए हैं। साहिबगंज से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय नौसेना के बेड़े को मिली त्रिदेव की ताकत। प्रधानमंत्री ने 3 अग्रणी नौसैनिक युद्धपोत राष्ट्र को किया समर्पित। नवी मुंबई में इस्कॉन मंदिर का करेंगे उद्घाटन। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से की मुलाकात। जनजातीय समाज के उत्थान और विकास पर विमर्श, योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर बल। पलामू के चेतमा में सीधा संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री और सांसद। ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार पर दिया जोर। पीएम जनमन योजना से हो रहा कायाकल्प। और महिला हॉकी लीग में आज ओडिशा वॉरियर्स और सूरमा हॉकी क्लब की भिड़ंत। राष्ट्रीय स्कूली खेल के अंडर 14 एथलेटिक्स प्रतियोगिता का हुआ समापन।